हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रॉनिकल मैगजीन की फरवरी महीने की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने के पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना कि 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ISPC सेंटर द्वारा करंट अफेयर्स से संबंधित एक बैच को प्रारंभ किया गया है। इस बैच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 पर संपर्क कर सकते हैं। इस बैच के अंतर्गत कई सारे महत्वपूर्ण मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को अवेलेबल करवाया जा रहा है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, विजन IAS का शॉर्ट नोट्स, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का डिस्कशन अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत सामान्यतः महत्वपूर्ण फैक्ट्स को ही डिस्कस किया जाएगा। तो पहला है राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है वह 12 दिसंबर 2024 को विपक्ष द्वारा राज्यसभा के सभापति, जिसे सामान्यतः उपराष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, और वर्तमान समय में जो राज्यसभा के जो सभापति या भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 12 दिसंबर 2024 को विपक्ष द्वारा राज्यसभा सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। अनुच्छेद 64 के अनुसार, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में यह स्पष्ट किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व 14 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है, जिसमें कि स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है तो उस अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के पूर्व इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 के अनुसार 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67B यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 67B यह कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा अपने सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 64 एवं आर्टिकल 67B, ये जो दो आर्टिकल हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट्स है पैंगोंग झील के तट पर शिवाजी की प्रतिमा स्थापित। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैंगोंग झील है वह पूर्वी लद्दाख में अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, जो पैंगोंग झील है वह भारत के लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है और भारतीय सेना द्वारा हाल ही में पैंगोंग झील के तट पर शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है। और यह जो पैंगोंग झील है वह पूर्वी लद्दाख या लद्दाख कह सकते हैं, लद्दाख में अवस्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ऊंचे खारे पानी की झील है। तो देखिए, इससे प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है कि विश्व की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील कौन सी है, तो यह पैंगोंग झील है। और यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस झील में शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो वह पैंगोंग झील है, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। और यदि इस पैंगोंग झील की बात करें तो पैंगोंग झील जो है लगभग 160 किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसका कि 1/3 हिस्सा भारत में है और शेष 2/3 हिस्सा जो है वह चीन में अवस्थित है। तो यह हो गया पैंगोंग झील में के तट पर शिवाजी की प्रतिमा स्थापित से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट है पैकेज्ड पेयजल को उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैकेज्ड पेयजल है इसे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने पैकेज्ड पेयजल को अर्थात डिब्बाबंद जल को उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ श्रेणी में वर्गीकृत किया है। उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ सामान्यतः वैसे तैयार किए गए खाद्य पदार्थ हैं जो कि रोगजनक बैक्टीरिया के गुणन को बढ़ावा देते हैं तथा ये हानिकारक भी हो सकते हैं, जिनमें कि डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री सहित मांस उत्पाद, मछली और मछली उत्पाद आदि भी शामिल है। अर्थात ध्यान दीजिए, यह जो पैकेज्ड पेयजल है यानी कि जो डिब्बाबंद जल है, जैसे कई सारे ब्रांड हैं, बिस्लेरी हो गया, रेल नीर हो गया, ये सब जो है जिन्हें कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने
उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में शामिल किया है। जो उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ श्रेणी है, ये सामान्यतः वैसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि रोगजनक बैक्टीरिया के गुणन यानी कि रोगजनक बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं, इसके साथ साथ ये मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। तो यही हो गया कि उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में हाल ही में फसाई ने पैकेज्ड पेयजल को शामिल किया है। नेक्स्ट है स्माइल कार्यक्रम। ध्यान दीजिए, जो स्माइल कार्यक्रम के तहत हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में स्माइल कार्यक्रम के तहत भारत को $350 मिलियन का ऋण दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो स्माइल कार्यक्रम है वह है क्या। सपोज यदि स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि स्माइल कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें या निम्न में से कौन से कथन जो है वह स्माइल कार्यक्रम के संबंध में सत्य हैं, तो देखिए, हाल ही में भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम के तहत $350 मिलियन के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ स्माइल कार्यक्रम के लिए $350 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो यह जो है भारत ने हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है कि स्माइल कार्यक्रम सामान्यतः एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जिसमें कि एक कार्यक्रम आधारित नीति आधारित ऋण है जो कि भारत सरकार को लॉजिस्टिक क्षेत्र में व्यापक सुधार करने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात यह जो स्माइल कार्यक्रम है वह भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से चलाया गया एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में व्यापक सुधार कार्य को गति प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सामान्यतः मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय और योजनाओं के संस्थागत और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना है। तो यह हो गया स्माइल कार्यक्रम के संबंध में। तो देखिए, स्माइल कार्यक्रम के संबंध में कई सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उसमें पहला महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि हाल ही में भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्माइल कार्यक्रम के लिए $350 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि जो स्माइल कार्यक्रम है इसका नोडल एजेंसी या कह सकते हैं कि स्माइल कार्यक्रम को एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया है और स्माइल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को लॉजिस्टिक क्षेत्र में व्यापक सुधार करने के लिए या व्यापक सुधार को गति प्रदान करना है। यह हो गया स्माइल कार्यक्रम के संबंध में कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। नेक्स्ट है कि मसाली गांव जो है वह भारत का प्रथम सीमावर्ती सौर गांव के रूप में स्थापित हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सहायता से मसाली गांव जो कि गुजरात में अवस्थित है, अर्थात गुजरात का मसाली गांव हाल ही में भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है जो कि अपनी 100% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न करता है। अर्थात यह जो मसाली गांव है वह भारत का पहला ऐसा सीमावर्ती गांव बन गया है जो कि अपनी 100% बिजली को सौर ऊर्जा से उत्पन्न करता है और यह जो मसाली गांव है वह भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सभी घरों में सोलर रूफटॉप का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस मसाली गांव के सभी घरों में सोलर रूफटॉप का कार्य पूरा कर लिया गया है और यह जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है यह एक प्रकार की केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत प्रारंभ किया गया एक योजना है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। अर्थात यह जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है जिसे कि वर्ष 2024 में प्रारंभ किया गया था, इसे वर्ष 2026-27 ईस्वी तक जारी रखने का निर्णय वर्तमान समय के अनुसार इसे वर्ष 2026-27 ईस्वी तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करना तथा 1 करोड़ परिवारों को मासिक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उत्पन्न करवाना है। यह हो गया मसाली गांव के संबंध में। तो जो मसाली गांव है वह भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है और इस मसाली गांव को सीमावर्ती सौर गांव बनाने में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे कि वर्ष 2024 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और वर्तमान समय के अनुसार इसे वर्ष 2026-27 ईस्वी की वित्तीय वर्ष तक इसे लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।
नेक्स्ट फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं। तो आज का नेक्स्ट और काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है अनुपूरक अनुदान के संबंध में। तो हाल ही में भारत सरकार ने 13 दिसंबर 2024 ईस्वी को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों को रखा था। इस मांग में सामान्यतः केंद्र सरकार द्वारा 87,762.56 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की अनुमति मांगी गई थी। अर्थात भारत सरकार द्वारा 87,762 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुदान की मांग भारत सरकार द्वारा संसद से की गई है। संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत इस प्रकार की मांग तब की जाती है जब किसी वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा हेतु संसद द्वारा पूर्व में प्राधिकृत धनराशि अपर्याप्त पाई जाती है। सपोज इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, एक कोई स्टूडेंट है, उसने अपने घर से किसी पुस्तक को खरीदने के लिए 100 रुपये की राशि मांगा, लेकिन उस पुस्तक को खरीदने में 100 रुपये की राशि की बजाय उस पुस्तक को खरीदने में 150 रुपये लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 50 रुपये का उसे नुकसान हो रहा है। तो वह पुनः अपने घर पर फ़ोन करता है, कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, तो 50 रुपये की मुझे अभी और ज़रूरत है। तो यह जब 50 रुपये की राशि हुई, उसे अनुपूरक अनुदान के रूप में जाना जाएगा। तो वही कह रहा है कि केंद्र सरकार ने अनुपूरक अनुदान के रूप में संसद से 87,762.56 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत करने की मांग की है। संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अनुदानों की चर्चा की गई है। अनुपूरक अनुदान की मांग में सामान्यतः राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का अनुदान, ऋण और अग्रिम के प्रावधान शामिल होते हैं। इस अनुदान की मांग वित्त वर्ष की समाप्त होने से पूर्व संसद में प्रस्तुत की जाती है और इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। तो यह हो गया अनुपूरक अनुदान के संबंध में। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ISSA का गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिए, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन का गुड प्रैक्टिस अवार्ड प्रदान किया गया है। तो गुड प्रैक्टिस अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को हाल ही में गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। EPFO को श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत EPFO काम करता है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश 1951 द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में इसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो यह हो गया EPFO के संबंध में कि जिसे कि हाल ही में गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम को अब कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के रूप में इस अधिनियम को अब जाना जाता है। नेक्स्ट है इफ्को का नया उत्पाद नैनो NPK उर्वरक। देखिए, जब नैनो उर्वरक का निर्माण कर दिया गया तो नैनो उर्वरक का निर्माण करने के उपरांत इफ्को द्वारा नैनो NPK का निर्माण किया जा रहा है। तो यही है कि इफ्को का नया उत्पाद बनेगा नैनो NPK उर्वरक। नेक्स्ट फैक्ट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है UPI लाइट के संबंध में। तो हाल ही में RBI ने UPI लाइट वॉलेट की जो प्रतिदिन की लेन देन की सीमा थी 500 रुपये, उससे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है, ताकि मोबाइल फ़ोन के जरिए लोकप्रिय तत्काल भुगतान प्रणाली को और अधिक व्यापक रूप से अपनाया जा सके। तो यही है UPI लाइट के संबंध में। तो इसे संबंध में आप प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में RBI ने UPI लाइट की प्रतिदिन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो प्रतिदिन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 500 रुपये से बढ़ाकर प्रतिदिन की अधिकतम सीमा को 1000 रुपया कर दिया है। और देखिए, RBI ने UPI लाइट पर ऑफलाइन लेन देन की कुल सीमा भी 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी है। अब सपोज यहाँ यह प्रश्न पूछ लेता है कि UPI लाइट क्या है? तो जो UPI लाइट है वह एक प्रकार के भुगतान समाधान है जो कि विश्वसनीय NPCI कॉमन लाइब्रेरी एप्लीकेशन का लाभ उठाता है, ताकि वास्तविक समय में रेमिटर बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली का उपयोग किए बिना
कम मूल्य के लेन देन को संसाधित किया जा सके ताकि पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण भी प्राप्त हो सके। तो यह हो गया यूपीआई लाइट के संबंध में। तो इससे संबंध में प्रश्न यही बनने की संभावना है कि हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई लाइट की प्रतिदिन की सीमा को बढ़ाकर कितनी राशि कर दी है। तो यह जो है 500 रुपये की जो राशि थी पूर्व में, उसे प्रतिदिन की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया है यूपीआई लाइट। नेक्स्ट है स्वतंत्र निदेशक डाटा बैंक। तो देखिए जो स्वतंत्र निदेशक डाटा बैंक है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024। यदि अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 की बात करें तो इसके संबंध में सिर्फ हमें इतना ही जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट को किस संगठन द्वारा जारी किया गया है या किस संगठन द्वारा इस प्रकार के रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। तो जो सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट है इसे वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें इसके अंतर्गत इतना ही महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट्स है लताकिया बंदरगाह। ध्यान दीजिए यह जो लताकिया बंदरगाह है वह सीरिया में अवस्थित है। तो यह इस कारण चर्चा में रहा था क्योंकि इजराइल की सेना द्वारा सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर नौसेना के जहाज़ों सहित कई प्रमुख सीरियाई सैन्य स्थलों पर हमला किए गए थे। इसी कारण ये जो लताकिया बंदरगाह है वह कुछ समय पूर्व काफ़ी चर्चा में रहा था। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लताकिया बंदरगाह जो है वह सीरिया में अवस्थित है। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि सीरिया के भूमध्य सागरीय तट पर अवस्थित है लताकिया बंदरगाह। इसके साथ साथ 2 अन्य बंदरगाह भी हैं जो कि भूमध्य सागरीय तट पर ही अवस्थित हैं और वे भी सीरिया में ही सीरिया देश में ही अवस्थित हैं। तो उनके अंतर्गत जो और 2 हैं वो पहला है टार्टस बंदरगाह और नेक्स्ट है बनियास बंदरगाह। इस प्रकार से सीरिया में सामान्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर पाए जाने वाले 3 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें कि पहला है लताकिया बंदरगाह, दूसरा है टार्टास बंदरगाह और तीसरा है बनियास बंदरगाह। तो ये 3 बंदरगाह ऐसे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है क्रॉसरोड ऑफ पीस पहल। ध्यान दीजिए यह जो क्रॉसरोड ऑफ पीस पहल है वो सामान्यतः भारत, ईरान एवं आर्मेनिया के बीच हाल ही में एक दूसरे त्रिपक्षीय परामर्श के दौरान आर्मेनियाई पक्ष ने अपनी कनेक्टिविटी पहल क्रॉसरोड ऑफ पीस के संदर्भ के बारे में जानकारी प्रस्तुत की है। अर्थात यह जो क्रॉसरोड ऑफ पीस पहल है वो सामान्यतः आर्मेनिया द्वारा प्रारंभ किया गया है और यह एक महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय परिवहन प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य कि आर्मेनिया को उसके पड़ोसी देशों तुर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया से जोड़ना है। तो यह जो क्रॉसरोड ऑफ पीस पहल है उस सामान्यतः आर्मेनिया द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना, परिवहन सुविधाओं का विस्तार अपने पड़ोसी देशों तक करना, जिसमें कि तुर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया शामिल हैं। इसका उद्देश्य इन देशों में माल, ऊर्जा और लोगों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेलवे, पाइपलाइन, केबल और बिजली लाइनों को पुनर्जीवित और विकसित करना है। तो ये हो गया क्रॉसरोड ऑफ पीस पहल। नेक्स्ट है यूएनसीएनडी के 68वें सत्र की अध्यक्षता हेतु भारत का चयन किया गया है। ध्यान दीजिए हाल ही में भारत को पहली बार, ध्यान दीजिएगा, भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की किसी भी सत्र की पहली बार यदि भारत अध्यक्षता करेगा तो वह 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी। यूएनसीएनडी की स्थापना वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण संधियों की निगरानी में सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के शासी निकाय के रूप में कार्य करना है। यानी कि यूएनसीएनडी है, इसकी हाल ही में जो 68वें सत्र का जो आयोजन किया जाएगा उसकी बैठक अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी और इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 1946 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण संधियों की निगरानी में सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोसॉक द्वारा प्रस्तुत की, इकोसॉक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यह हो गया यूएनसीएनडी के संबंध में कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स।
नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर। यदि सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर की बात करें तो हाल ही में सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र के देवलाली में किया गया है 28 से 30 नवंबर 2024 ईस्वी तक। यह अभ्यास भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में संयुक्त तैयारी, समन्वय और एक दूसरे की क्षमताओं की समझ पर जोर दिया गया। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है कि सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, यह जो सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर है इसका आयोजन सामान्यतः भारत एवं सिंगापुर के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और हाल ही में वर्ष 2024 ईस्वी में इस अग्नि वॉरियर सैन्य अभ्यास का आयोजन महाराष्ट्र के देवलाली में किया गया। तो यह हो गया अग्नि वॉरियर अभ्यास के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो वह है चिल्का झील। ध्यान दीजिए, यह जो चिल्का झील है वह उड़ीसा में अवस्थित है, जो कि हाल ही में चिल्का झील पर एक 4 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इसी कारण कई पर्यावरणविदों ने इसको लेकर पर्यावरणीय चिंताएं व्यक्त की हैं। तो यह जो चिल्का झील है वह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह महानदी और गोदावरी नदियों के डेल्टा के मध्य अवस्थित है। यानी कि चिल्का झील के संबंध में यदि महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो जो चिल्का झील है वह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, जो कि महानदी और गोदावरी नदियों के डेल्टा के मध्य अवस्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील को 1981 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर वेटलैंड में नामित किया गया था, जो कि भारत का पहला रामसर स्थल बनाता है। ध्यान दीजिएगा, यह चिल्का झील भारत का पहला ऐसा साइट था जिसे कि रामसर स्थल में 1981 ईस्वी में शामिल किया गया था। और यह जो रामसर वेटलैंड है इसके संबंध में जो समझौता हुआ था यह ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर समझौता हुआ था। और जो रामसर है उसका नाम बेसिकली ईरान के रामसर शहर में किया गया था। इसी कारण इस समझौते का जो नाम है वह रामसर समझौता पड़ा। तो यह हो गया चिल्का झील के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। नेक्स्ट फैक्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट फैक्ट्स है मारबर्ग वायरस। देखिए, यह जो मारबर्ग वायरस है वह 20 दिसंबर 2024 को रवांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। मारबर्ग वायरस रोग जो है एक प्रकार का दुर्लभ और घातक विषाणुजनित संक्रमण है। यह वायरस फिलोबेरिडे परिवार से संबंधित है। जो मारबर्ग वायरस है वह फिलोबेरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें कि इबोला वायरस भी शामिल है। यानी कि मारबर्ग वायरस और इबोला वायरस ये जो दोनों हैं वह एक ही परिवार से संबंधित हैं, जो कि फिलोबेरिडे परिवार है। मारबर्ग वायरस गंभीर रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। इसकी पहली बार पहचान 1967 में जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट शहरों तथा सर्बिया के बेलग्रेड में की गई थी। यानी कि जो मारबर्ग वायरस है इसकी पहली बार पहचान जर्मनी के मारबर्ग शहर में किया गया था। इसी कारण इस वायरस का नाम सामान्यतः मारबर्ग वायरस पड़ा। और जो मारबर्ग वायरस वह इबोला वायरस के परिवार से ही संबंधित है, जो कि सामान्यतः फिलोबेरिडे परिवार का एक भाग है। तो यह हो गया मारबर्ग वायरस के संबंध में। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट है MH-60R हेलीकॉप्टर। ध्यान दीजिए, हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ $1.17 बिलियन की एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके अंतर्गत भारत को MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति अमेरिका द्वारा की जाएगी। तो जो MH-60R हेलीकॉप्टर है इसे रोमियो हेलीकॉप्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का बहुमुखी हेलीकॉप्टर है जो कि पनडुब्बी और सतह के जहाज़ों दोनों को निशाना बना सकता है। MH-60R टॉर्पीडो, हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों, रॉकेट, हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से लैस होंगे। तो यह हो गया MH-60R हेलीकॉप्टर। तो MH-60R हेलीकॉप्टर जो है इसे हाल ही में भारत ने अमेरिका से $1.17 बिलियन के समझौते पर आयात करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट फैक्ट्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट फैक्ट्स है भारत जेन। ध्यान दीजिए, यह जो भारत जेन है वह एक
भारत जेन भारत की प्रथम सरकारी वित्त पोषित बहुभाषी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल है। या जो भारत जेन है वह भारत की पहली सरकारी वित्त पोषित बहुभाषी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल है। यह विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को कम करता है और स्टार्टअप उद्योगों और सरकारी एजेंसियों के लिए घरेलू एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है। तो यह हो गया भारत जेन। भारत जेन के संबंध में जो प्रश्न बनने की संभावना है वह इस प्रकार से है कि हाल ही में इस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना है कि हाल ही में चर्चा में रहा या समाचारों में रहा भारत जेन क्या है। तो जो भारत जेन है वह भारत की पहली सरकारी वित्त पोषित बहुभाषी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। यह हो गया भारत जेन के संबंध में। नेक्स्ट फैक्ट्स यदि हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट फैक्ट्स हैं EMBO ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क। 12 दिसंबर 2024 को यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन ने 11 नए सदस्यों के चयन की घोषणा की है, जिसमें कि भारत से डॉक्टर प्रेम कौशल और डॉक्टर राजेंद्र मोतियानी को यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन के ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क के लिए चुना गया है। तो भारत से 2 लोगों को चुना गया है, जिनमें कि डॉक्टर प्रेम कौशल और डॉक्टर राजेंद्र मोतियानी शामिल है। संपूर्ण विश्व से 11 नए लोगों को चुना गया है, जिनमें से भारत से 2 लोग हैं, डॉक्टर प्रेम कौशल और डॉक्टर राजेंद्र मोतियानी। इसी कारण यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट्स है INS तुसील। जो INS तुसील है, हाल ही में स्टील्थ फ्रिगेट INS तुसील को रूस में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह प्रोजेक्ट क्रिबार्क 3 श्रेणी का फ्रिगेट है। तुसील का अर्थ होता है रक्षक कवच और इसका शिखर अभेद कवचम का प्रतिनिधित्व करता है। यह हो गया INS तुसील के संबंध में। नेक्स्ट है भारत का 6G विजन दस्तावेज। भारत का 6G विजन दस्तावेज की बात करें तो वर्तमान में भारत में 6G विकास तकनीक अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में है और ऐसा अनुमान है कि इसे 2030 ईस्वी तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। 6G तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा IMT 2030 नाम दिया गया है। यानी कि 6G तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा IMT 2030 के रूप में या IMT 2030 नाम दिया गया है। भारत के 6G विजन में भारत को 2030 तक 6G तकनीक में डिजाइन और विकास में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में संपूर्ण विश्व में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 6G को 5G की तुलना में 100 गुना तेज इंटरनेट स्पीड देने वाली एक बेहतर तकनीक के रूप में माना जा रहा है। तो यह हो गया 6G मिशन के संबंध में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति है। तो इसको प्रारंभ करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPC सेंटर द्वारा 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर्स से संबंधित एक बैच प्रारंभ किया गया है। इस बैच के अंतर्गत कई सारे महत्वपूर्ण मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें कि प्रतियोगिता दर्पण, विजन IAS, परीक्षा मंथन, क्रॉनिकल आदि शामिल हैं। तो आइए नेक्स्ट सेशन हम लोग फिर से प्रारंभ करते हैं। अमिताभ चटर्जी J&K बैंक के MD और CEO बने हैं। तो जो अमिताभ चटर्जी हैं वो जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड ने अमिताभ चटर्जी को 30 दिसंबर 2024 के 3 साल की अवधि के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो यह हो गया अमिताभ चटर्जी के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट्स कि अमिताभ चटर्जी को हाल ही में J&K बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष बने हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस द्वारा 19 दिसंबर 2024 से 12 नवंबर 2028 तक संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कि न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को एंटोनियो गुतेरस ने संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को एंटोनियो गुतेरस ने, इनका जो कार्यकाल होगा वह 2024 से 2028 तक के लिए इनका कार्यकाल होगा। नेक्स्ट फैक्ट्स की हम लोग बात करें तो देखिए जो नेक्स्ट फैक्ट्स है 5 नए राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति।
25 दिसंबर 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में 5 राज्यों केरल, ओडिशा, बिहार, मिजोरम और मणिपुर में नए राज्यपालों को नियुक्त किए हैं। सभी नियुक्तियां राज्यपालों द्वारा अपने अपने कार्यालयों का कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होंगे। इन 5 राज्यों में केरल में नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये जो केरल में नए राज्यपाल बने हैं ये पूर्व में बिहार के राज्यपाल थे, जिन्हें बिहार से हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफ़र कर केरल भेज दिया गया। और केरल के जो राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, केरल में पूर्व राज्यपाल थे। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा के नए राज्यपाल बने हरि बाबू कंभमपति। बिहार के नए राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं जनरल बीके सिंह, जो पूर्व थल सेनाध्यक्ष थे जनरल बीके सिंह, उन्हें मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं अजय कुमार भल्ला। जो अजय कुमार भल्ला हैं वे मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। इसी प्रकार से जब यदि निधन की बात करें तो देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हो गया। 26 दिसंबर 2024 को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के आर्थिक सुधारों के प्रमुख वास्तुकार के रूप में जाने जाते रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका जन्म है वह 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब, ब्रिटिश भारत के पश्चिमी पंजाब के गांव में हुआ था। ये 2004 से 2014 तक लगातार 2 कार्य के लिए भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे, जो कि भारत के चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। तो यह हो गया मनमोहन सिंह के बारे में कि हाल ही में मनमोहन सिंह का निधन हो गया। अब देखिए प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक और पद्म पुरस्कार विजेता जाकिर हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में खबरों में रहे जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो जो जाकिर हुसैन है वह तबला वादक हैं और इन्हें पद्म पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट है श्याम बेनेगल। यदि श्याम बेनेगल की बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और पद्म पुरस्कार विजेता श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र में निधन हो गया। तो श्याम बेनेगल जो है वे फिल्म निर्माता थे कि जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है एम.टी. वासुदेवन नायर। यदि एम.टी. वासुदेवन नायर की बात करें तो ये जो एम.टी. वासुदेवन नायर हैं वे प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं और ये फिल्म निर्माता भी हैं। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया है एम.टी. वासुदेवन नायर को। इनका भी हाल ही में केरल के कोझिकोड में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। यदि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की बात करें तो 18 दिसंबर 2024 को संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की। यह पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक कृतियों को मान्यता देता है, यानी कि यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह 24 भारतीय भाषाओं के लिए जारी किया जाता है। इस साहित्य अकादमी पुरस्कार में की हम लोग यदि चर्चा करें तो इसमें देखिए पुरस्कार विजेताओं की सिफारिश जो है वह 21 भाषाओं में निर्णायक मंडल द्वारा की जाती है और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में साहित्य अकादमी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार की हम लोग यदि बात कर लेते हैं तो देखिए इसमें जो मुख्य रूप से हैं वह है हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को प्रदान किया गया है। उनकी कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए गगन गिल को हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से यदि हम लोग मैथिली की बात करते हैं तो मैथिली में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है वह महेंद्र मलंगिया को प्रदान किया गया है। उनकी लघु कथा प्रबंध संग्रह के लिए मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है महेंद्र मलंगिया को उनकी लघु कथा प्रबंध संग्रह के लिए। तो यह हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार
2024 के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट है मेडल ऑफ एफिशिएंसी सम्मान। तो हाल ही में डॉक्टर रवि पिल्लई को मेडल ऑफ एफिशिएंसी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में मेडल ऑफ एफिशिएंसी सम्मान से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया, तो यह है डॉक्टर रवि पिल्लई। नेक्स्ट बात करते हैं तानसेन संगीत समारोह। तो देखिए यह जो तानसेन संगीत समारोह है, तो हाल ही में भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत समारोहों में से एक तानसेन संगीत समारोह का 100वां संस्करण जो है वह 15 से 19 दिसंबर 2024 तक ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। और ये जो इस कार्यक्रम में तबला वादक पद्मश्री पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 और इंदौर के सानंद न्यास संस्थान के राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। यानी कि तबला वादक पद्मश्री पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2024 से राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया पंडित स्वप्ना चौधरी को। यह पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक संरक्षण में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करता है। सानंद न्यास के अध्यक्ष जयंत माधव भिसे और सचिव संजीव बबीकर ने संस्था की ओर से उन्हें यह पुरस्कार स्वीकार किया। नेक्स्ट है 69वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। तो केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत मंडपम नई दिल्ली में 101 रेलवे अधिकारियों को 69वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में कितने रेलवे अधिकारियों को 69वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 101 रेलवे अधिकारियों को। अयोध्या राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस परियोजना को लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्माण किया जा रहा है। तो यह हो गया अयोध्या राम मंदिर के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जिसे कि हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग यदि 34वां व्यास सम्मान की बात करते हैं, तो देखिए यह जो 34वां व्यास सम्मान है, हिंदी लेखिका सुरजवाला को उनके उपन्यास कौन देश को बासी बेनू की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये जो उपन्यास है वो 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास के लेखक हैं सुरजवाला, जिन्हें कि 34वां व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं, हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जो व्यास सम्मान है, इसे पहला व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख रुपए की नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। और यह जो व्यास सम्मान है उसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट यदि कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक की बात करें, तो पहला महत्वपूर्ण पुस्तक है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इस पुस्तक के लेखक हैं दीपा मलिक। नेक्स्ट है द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर। इस पुस्तक के लेखक हैं अटॉर्नी जनरल R. वेंकट रमनी। नेक्स्ट है मेरा प्रिय जीवन पुस्तक के लेखक है अमिताभ कुमार। नेक्स्ट पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर। जो एक समंदर मेरे अंदर है, इस पुस्तक के लेखक है संजीव जोशी। और नेक्स्ट पुस्तक है असम का राजनीतिक इतिहास 1947 से 1971 तक। जो इस पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र सैकिया। तो ये 5-6 काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर करेंट अफेयर्स हैं जो कि विभिन्न समाचार पत्र PIB और ऑल इंडिया रेडियो के से संकलित किए गए हैं। पहला है 18 दिसंबर 2024 को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने नई दिल्ली में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह अपनी 20वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो डिजिटल कृषि मिशन की जो शुरुआत है वह सामान्यतः 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट है 14-15 दिसंबर 2024 को भारत की समुद्री विरासत को पुनः प्राप्त करना, परिप्रेक्ष्य, संभावनाएं और पूर्वानुमान विषय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्वोदय परिप्रेक्ष्य का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका जो दूसरा संस्करण है वह उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा शहर के सहयोग से दिल्ली स्थित पुराने किले में तीसरे आसियान भारत संगीत महोत्सव का आयोजन कब किया गया। तो तीसरे आसियान भारत संगीत महोत्सव का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के मध्य किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक ने $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से मेघालय में जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में सिंगरौली स्थित कोल इंडिया शाखा नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने किस पहल की शुरुआत की। तो उस पहल का नाम है चरक, सामुदायिक स्वास्थ्य कोयलांचल के लिए एक उत्तरदायी कार्रवाई पहल। नेक्स्ट है चरक पहल का उद्देश्य क्या है। चरक पहल का उद्देश्य है सिंगरौली क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के चिन्हित जीवन घातक रोगों से पीड़ित रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान करना। नेक्स्ट फैक्ट्स है डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत 5 दिसंबर 2024 को कौन सा राज्य किसानों की लक्षित संख्या का 25% किसान आईडी बनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। तो वह है गुजरात। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईएसपीसीएस सेंटर द्वारा एक करंट अफेयर्स से संबंधित बैच को प्रारंभ किया गया है। इस बैच में कई सारे महत्वपूर्ण मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ इसमें प्रतियोगिता दर्पण, विजन आईएएस, इसके अलावा परीक्षा मंथन के साथ साथ डेली पीआईबी अपडेट्स भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इस बैच से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत द्वारा किस देश के साथ वैज्ञानिक तथा तकनीकी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय सहयोग की घोषणा की गई है। तो वह स्लोवेनिया के साथ है। 2 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य मलेशिया के पहांग जिले के बेंटोंग कैंप में भारत मलेशिया के मध्य किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो वह हरिमो शक्ति। 19 दिसंबर 2024 को थाईलैंड द्वारा वर्चुअली आयोजित 24वीं बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार ने किया। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने तिब्बत के मेडोग क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा नदी पर विश्व के सबसे बड़े बांध और दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी है। तो वह है चीन। 5 दिसंबर 2024 को तीसरे भारत वियतनाम सुरक्षा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस संवाद का आयोजन है हानोई वियतनाम में किया गया। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे में कब आयोजित किया गया। तो इसका पहला संस्करण जो है वह 1 से 8 दिसंबर 2024 के मध्य किया गया। नेक्स्ट है पर्यावरण के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट्स कि हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया गया। तो विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस जो है हाल ही में 4 दिसंबर 2024 को मनाया गया। 11 दिसंबर 2024 को किस संगठन के द्वारा ग्लोबल स्टेट्स ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे संक्षिप्त में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में वेस्ट टू बर्थ अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के माध्यम से भारत के शहरी जल संकट का प्रबंधन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो यह जो रिपोर्ट है वह हाल ही में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से यह रिपोर्ट जारी की गई है। 13 दिसंबर 2024 को भारत के लिए जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट IPCC फ्रेमवर्क का उपयोग करके बाढ़ और सूखे के जोखिमों का मानचित्रण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो यह जो रिपोर्ट है वह हाल ही में IIT गुवाहाटी द्वारा IIT मंडी और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नीति अध्ययन केंद्र के बेंगलुरु के सहयोग से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है।
नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में नवीनतम सर्वेक्षण पोत निर्देशक को कब कमीशन किया? तो 18 दिसंबर 2024 को। 17 दिसंबर 2024 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी कीटनाशक रोधी सूट का क्या नाम है? तो उस सूट का नाम है किसान कवच। नेक्स्ट है कि किसान कवच का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इस किसान कवच का जो निर्माण है वह ब्रिक इनस्टेम नामक एक स्टार्टअप है उसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2024 को किस संगठन के द्वारा जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक योग्यता मूल्यांकन अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह जो कार्यक्रम है वह मुख्य रूप से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि जिज्ञासा कार्यक्रम को किस वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के सहयोग से CSIR द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इस जिज्ञासा कार्यक्रम को वर्ष 2017 ईस्वी में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।